गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमारी सीरीज जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ेंगे, उसका आज हमारा तीसरा वीडियो है। दो मैं पहले बना चुका हूं, आज तीसरे वीडियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम जानेंगे मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन काल में जो खोज किए या उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो हमारे मैथ्स वर्ग 2 में पूछे जाने की संभावना है, तो वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं। जो इनका कार्यकाल था वो 476 से लगाकर 550 ईस्वी जो था। आप इसी समय आपने देखा होगा कि एक और थे जिनके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था और कल बताया था, जो उज्जैन के रहने वाले थे, उज्जैन से थे, वो इन्हीं के कार्यकाल में थे। तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या खोज की, इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म संभवतः 476 ईस्वी में हुआ था। अश्मक या कुसुमपुरा भारत में हुआ था। एक खगोल शास्त्री और सबसे बड़े भारतीय गणितज्ञ थे। ये अश्मक और कुसुमपुरा कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में, पटना के आसपास वहां के थे, जिनका कार्य और इतिहास आधुनिक विद्वानों के लिए उपलब्ध है। उन्हें आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट द एल्डर के नाम से भी जाना जाता है। दो आर्यभट्ट हुए हैं, तो इसीलिए इनका नाम प्रथम दे दिया गया, क्योंकि इनके बाद एक आर्यभट्ट और आए थे जो कि भारतीय गणितज्ञ ही थे, ताकि उन्हें इसी नाम के 10वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ से अलग किया जा सके। वे कुसुमपुरा में फले फूले पाटलिपुत्र, पटना के पास, जो कि उस समय गुप्त वंश की राजधानी थी। मतलब आज कहां की बात हो रही है? बिहार, वहां पर ये जन्मे थे, जहां उन्होंने कम से कम 2 रचनाएं लिखी, आर्यभट्टी और अन्य लुप्त हो चुकी आर्यभट्ट सिद्धांत। मतलब आर्यभट्ट सिद्धांत इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सी है? आर्यभट्टी। यही कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लेके आया हूं। कोई बच्चा यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। ये पीडीएफ में एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक एक योगदान इनके पढ़ते हैं कि योगदान क्या क्या है। आपको शायद ये पीडीएफ प्रॉपर्ली नहीं दिख रही होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, है ना? एक एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि स्थानीय मान प्रणाली, जो कौन सी, क्या बोला जाता है हिंदी में, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो किन्होंने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा और स्थानीय मान प्रणाली की शुरुआत की, जो आधुनिक अंकगणित के लिए मौलिक है। दूसरा, पाई का सन्निकट मान, मतलब पाई की एक वैल्यू उन्होंने निकाली थी जो 3.1416 है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू क्या है? तो 3.1416 के बराबर है। अनुमानित किया था, जो उल्लेखनीय रूप से उनके वास्तविक मान के करीब है। त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी उनका कंट्रीब्यूशन था। आर्यभट्ट ने साइन, कोसाइन और वर्साइन, है ना, जैसे त्रिकोणीय कार्यों के लिए परिभाषित और तालिकाएं प्रदान की थी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डाटा भी उन्होंने प्रोवाइड किया था। और अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट की थी, उसके बारे में भी ये डाटा दिया गया है। 628323/20,000 से उन्होंने डिवाइड किया था, 3.1416 आया था। तो आप ये गूगल पे सर्च करोगे तो इसके बारे में मिल जाएगा बहुत कुछ। एक पॉइंट में इंग्लिश में लेके आया हूं, लेकिन आपको इसको हिंदी में भी बताऊंगा, कंप्लीट कंफर्म करवाऊंगा कि आर्यभट्ट वाज एसोसिएटेड विद द एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आर्यभट्ट कौन सी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी? नालंदा। 4 ऑप्शन दे दिए तो आप फंस जाओगे कि नालंदा, और कोई दूसरे 3 नाम दे दिए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नालंदा, और इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि नालंदा है कहाँ पे? बिहार में। आगे, located in present day Bihar, India, Nalanda was a renewed center of learning in ancient India, attracting scholars from all over Asia. It was famous for extensive library, मतलब लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और यदि आपको पता हो तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ उद्घाटन भी किया है, तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं खगोलीय योगदान। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उस समय इनकी बात मानी नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है ना, और अपने अक्ष के अकॉर्डिंग घूमती है ना, अक्ष के चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पे लिखा गया, हालांकि अपने समय में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, है ना, सभी लोगों ने नहीं माना था। उन लोगों ने, उनका कहना यह था कि ऐसा नहीं है, सब कुछ चपटी मानते थे, कुछ और मानते थे। लेकिन आर्यभट्ट ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि तारों की स्पष्ट गति की व्याख्या करता है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट दिया गया है ग्रहण। उन्होंने सौर और चंद्र ग्रहण के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया था, जिसे उन्होंने दावा किया कि वे पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा डाली गई छाया के कारण होते हैं। ग्रहों की स्थिति, आर्यभट्ट ने ग्रहों की मतलब ये इनका खगोली से रिलेटेड था। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो इससे रिलेटेड था, मैथ से रिलेटेड था। तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो
सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, तो इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने ज्यादा स्पष्टीकरण दिया था? तो ये थे आर्यभट्ट। ग्रहों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। वही पॉइंट मैंने इंग्लिश में लिखा है कि हेलिसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दी थी, इक्लिप्स के बारे में उन्होंने बताया था, प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में बताया था, मतलब सूर्य जो तारे होते हैं उनके पोजीशन के बारे में बताया था। अगला प्रभाव और विरासत, मतलब उनका जीवन जो है वो हमको किस तरीके से प्रभावित करता है। तो पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट हो सकता है हल्का सा कट रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 1 मिनट। ओके, पॉइंट दिया गया है प्रभाव और विरासत। आर्यभट्ट के कार्यों ने भारतीय और इस्लामिक दोनों विद्वानों को प्रभावित किया। उनके गणितीय तरीके और खगोलीय मॉडलों को बाद में इस्लामिक स्वर्ण युग के वैज्ञानिकों ने अपनाया और उनका विस्तार किया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने भी इस पे काम किया। उन्होंने जो काम किया था वो उस भाषा में भी कन्वर्ट किया गया ताकि वो लोग भी इसमें काम कर पाए। अगला आर्यभट्टी सैटेलाइट, ये भारत ने उनको ट्रिब्यूट दिया था कि उनके योगदान के सम्मान में 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। पहला उपग्रह आप समझते हैं सैटेलाइट जो कि धरती के चारों तरफ घूमता है, वो जो पहला लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस मैथमेटिशियन को ट्रिब्यूट करने के लिए पहले उपग्रह का नाम रखा गया, और 4 नाम दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला उपग्रह किनके नाम पर रखा गया था? आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट 476 से 550 में थे। शून्य के लिए प्रतीक का उपयोग करने वाले सबसे पहले ज्ञात गणितज्ञों में एक है ना, शून्य का उपयोग। लेकिन आर्यभट्ट ने स्वयं जीरो प्रतीक का उपयोग नहीं किया। मतलब उनको पता था कि कोई एक चीज है, लेकिन उनका साइन उन्होंने जीरो नहीं दिया था। उन्होंने बताया था कि उनको मतलब उन्होंने कुछ और प्रतीक यूज कर लिया होगा। आप खुद समझते हैं प्रतीक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मुझे लिखना है 4, तो 4 में जो डिजिट लिखता हूं वो जरूरी नहीं है, कुछ और तरीके से दिखा सकता हूं ये कुछ वैल्यू है। तो वैसे उन्होंने प्रतीक जीरो का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उनके कार्य ने उनके ग्रंथों में वर्णित स्थान मान प्रणाली के माध्यम से शून्य की अवधारणा को दर्शाया था। मतलब उन्होंने जो स्थानीय प्लेस वैल्यू जो डिफाइन की थी उसके थ्रू उन्होंने शून्य की मतलब शून्य कुछ होता है ये उन्होंने डिफाइन किया था। लेकिन उनके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उनके बाद एक गणितज्ञ जो उनके कार्यकाल के ड्यूरेशन में ही थे, ब्रह्मगुप्त, जो कि उज्जैन के थे, है ना, उन्होंने 598 से 668 ईस्वी में शून्य के गुणों और संचालन को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब उन्होंने उनका योगदान किया और उन्होंने भी शून्य के बारे में बहुत काम किया। अपने मौलिक कार्यों ब्रह्मस्फुत्री सिद्धांत, कल मैंने बताया था इसके बारे में, 628 ईस्वी में उन्होंने शून्य से जुड़े अंकगणित के लिए नियम प्रदान किए, जिनमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग शामिल था। जैसे दिया गया एक संख्या में शून्य जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग किया कैसे जाता है, जोड़ करने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा, भाग करने पे क्या होगा, ये सब कुछ देने वाले कौन थे? ये थे ब्रह्मगुप्त। तो कभी आपसे पूछ ले कि शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने की थी। सही बात है कि उन्होंने शून्य का कुछ मान होता है ये बताया था, लेकिन उसका उपयोग जो आगे ये खोज की थी कि a+1, ए में किसी में 0 जोड़ोगे तो वही का वही रहेगा, किसी में 0 घटाओगे तो वही का वही रहेगा, किसी में 0 का गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इस पे काम करने वाले कौन थे? ब्रह्मगुप्त। उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यही अंग्रेजी में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्यभट्ट को समर्पित है? ब्रह्मस्फुत्री सिद्धांत नहीं, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टी और लीलावती। तो आर्यभट्टी जो है ये इन्होंने लिखी है और यही इनके जो है वह क्या है? समर्पित है, मतलब एट्रीब्यूटेड है। अगला, आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी है, चपटी है, स्थिर है, गोलाकार और अपनी धुरी पर घूमती है, ब्रह्मांड का केंद्र है। तो गोलाकार है और अपनी धुरी पर घूमती है। गणित के अलावा आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोल में इन्होंने योगदान दिया। अगला, आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान कितना था? तो 3.1416, ऑप्शन सी। अगला, आर्यभट्ट ने इनके कारणों को व्याख्या की, चंद्र और सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा, ऋतुएं, वर्षा। तो उन्होंने किया चंद्र और सूर्य ग्रहण, इनके बारे में बताया, लूनार एंड सोलर इक्लिप्स, इनके बारे में बताया। अगला, आर्यभट्ट किस प्राचीन विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो नालंदा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला, आर्यभट्ट के कार्य ने निम्नलिखित में से किस बात के गणितज्ञ को प्रभावित किया? तो यूक्लिड, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ब्रह्मगुप्त को ही प्रभावित किया था और उन्होंने 0 पे आगे काम किया था, अभी आपको बताया। द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए आर्यभट्ट की विधि को इस नाम से जाना जाता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इटरेटिव मेथड और वैदिक मैथमेटिक्स मेथड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। आखिरी सवाल आपके लिए होमवर्क,
आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा, और नहीं पता है तो इसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए हर बार। आज मैंने एक सवाल छोड़ा है, आगे से मैं 3 सवाल छोड़ूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आंसर होगा। तो इस तरीके के वीडियो में लगातार लेके आते रहूंगा आपके सामने, और आप लोग इनको बस एक एक बार भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।